राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष यानी कि खासकर कांग्रेस पर जम करके तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण जनता को हुए नुकसान के समय कांग्रेस के किसी भी विधायक ने लोगों के बीच जाकर के उनकी मदद नहीं की। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और जनता के साथ में धोखा करने का आरोप भी लगाया। साथ ही तुष्टीकरण की नीति अपनाने की आलोचना की। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि इतना दम नहीं जो मेरी आवाज को रोके। सत्र के दौरान विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों जैसे कि किसानों की फसल क्षति और मुआवजे पर हंगामा किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कुछ सदन की परंपराएं, मर्यादाएं होती हैं। ये सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। ये जो अभी मानसून सत्र है, इसको इसलिए आहूत किया जाता है कि जनता की समस्याओं का ध्यान आकर्षित कर सकें, जनता की समस्याओं से हम जुड़ सकें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन के नेता, एक बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुन लीजिए। सदन के नेता बोल। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता को बोल। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये ना फिर आपके विपक्ष नेता भी बोल पाएगा। ये कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस विषय पर चर्चा की जाए। सिर्फ ये विषय वो है क्योंकि विपक्ष की ताकत जब मालूम पड़ता है, जब विपक्ष जनता की आवाज को लेकर के आगे बढ़ता है, जब वो सहज में आपने कार्यक्रम बना लिया। फिर आप भी कभी बोलोगे तो ये स्थिति बनेगी। सहज में कार्यक्रम ये बना लिया इन्होंने कि हमारे को अखबार में कैसे छपना है, हमको सस्ती लोकप्रियता कैसे लेनी है। मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए और आज बढ़ते हैं आगे। जयपुर में एसओजी की कार्रवाई हुई है। फर्जी खेल प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी प्राप्त करने का मामला है और इस मामले में बर्खास्त महिला शिक्षक हेमलता गुर्जर को गिरफ्तार कर दिया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताइक्वांडो फेडरेशन धनबाद के फर्जी खेल प्रमाण पत्रों से नौकरी लगी थी और फर्जी खेल प्रमाण पत्रों से शिक्षकों की नौकरी लगने पर एसओजी का डंडा अभी भी जारी है और इसके चलते एसओजी ने यह बड़ी कार्रवाई की। शिक्षा निदेशालय बीकानेर प्रारंभिक की नियुक्ति शाखा की ईमेल आईडी पर फर्जी सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई है। फर्जी ईमेल सत्यापन रिपोर्ट के मुताबिक कई अभ्यर्थियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षक की नौकरी प्राप्त की। दलाल हितेश भादु के मार्फत फर्जी तरीके से खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया था। नौकरी प्राप्त करने वाले मनोज कुमार और आरोपी प्रद्युमन सिंह गुर्जर पूर्व से ही गिरफ्तार है। तो फर्जी प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी प्राप्त की और इसी के चलते जयपुर में एसओजी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और हेमलता को गिरफ्तार किया। और अब जयपुर के चौमू से खबर, जहां पर साइबर ठगी के मामले में पूर्व बैंक असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आईडीएफसी चौमू ब्रांच का पूर्व असिस्टेंट बैंक मैनेजर शिवा खांडल गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने करीब बैंक से 55 लाख रुपए का गबन किया। आरोपी के खिलाफ अलग अलग जगह से 33 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई। पूर्व बैंक असिस्टेंट मैनेजर ने साइबर फ्रॉड के करीब 10 अकाउंट खोले। इन फ्रॉड अकाउंट में अलग अलग जगह से करीब 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। चौमू पुलिस थाने के एसआई जालम सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ठगी का यह पूरा मामला है और इसी के तहत पूर्व बैंक
मैनेजर, असिस्टेंट बैंक मैनेजर ये बताया जा रहा है, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। और चलिए अब बात करेंगे आज के विधानसभा सेशन की। तो राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष यानी कि कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। एक अलग ही अंदाज उनका देखने को मिला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण जनता को हुए नुकसान के समय कांग्रेस के किसी भी विधायक ने लोगों के बीच जाकर उनकी मदद नहीं की। मतलब मुख्यमंत्री का गुस्सा यहां पर फूट पड़ता है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री का अंदाज तेवर देखने को मिले वो शायद पहले कभी नहीं देखे। जिस तरह से विपक्ष पर गुस्सा किया और साथ ही आज किस तरह से सेशन खास रहा। देखिए नुपुर, बिल्कुल सबसे पहले हम जिक्र इसी बात का करेंगे कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस तरह सदन में खासकर विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस के विधायकों को खरी खरी सुनाई। आप देखिए, लगातार लंबे समय से विपक्ष ये मांग तो कर रहा था कि सदन के नेता सदन में आए और अपनी बात रखें, खासकर जो हाल ही में अतिवृष्टि से राजस्थान के कई इलाकों में जो नुकसान हुआ उसको लेकर। लेकिन जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी बात कह रहे थे, सदन के नेता अपनी बात कह रहे थे, उस वक्त भी विपक्ष हंगामा कर रहा था। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सदन के नेता जब बात कहते हैं तो पूरी स्थिति शांत हो जाती है, उसके बाद आपको अपनी बात कहनी है तो रख सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके सदन के नेता के कहने के दौरान भी विपक्ष हंगामा करता रहा। और इस दौरान एक बात और, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में भले ही नहीं थे लेकिन विधानसभा में मौजूद थे, वो भी कार्रवाई को देख रहे थे। और आप देखिए, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही कि आप जनहित के मुद्दों की बात करिए, ये सदन किस लिए है, ये सदन है हम जनता के हितों की बात करें, ये सदन किस लिए है, जनता की समस्याओं के लिए आप हमारा ध्यान खींचें। लेकिन आप जितने भी आप लगातार सदन चला, हर दिन आप एक मुद्दे को लेकर आते हैं, बाहर आपने प्रदर्शन किया, सदन के अंदर आपने नारेबाजी की और सदन को नहीं चलने दिया। देखिए नुपुर, मैं करीब 11 जो विधेयक पास हुए पूरे कार्रवाई के दौरान, एक भी विधेयक के दौरान विपक्ष ने स्वस्थ चर्चा नहीं की, यानी कि किसी भी विधेयक को बिना शोर शराबे के पारित नहीं कराया गया। जब भी कोई विधेयक पारित हुआ उस समय विपक्ष ने हंगामा किया। और एक तस्वीर जो मैं नुपुर आपको बताऊं कि जो मैं लंबे समय से विधानसभा कवरेज कर रहा हूं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब प्रश्नकाल के दौरान बाधित किया जाए सदन को, क्योंकि 1 घंटे का जो प्रश्नकाल होता है उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्ष के विधायक अपनी बात रखते हैं, जनता के जो समस्या है उनको सदन में उठाते हैं। लेकिन बावजूद इसके आप 2 दिन से लगातार तस्वीर देख रहे हैं कि प्रश्नकाल को बाधित किया गया, सदन को स्थगित करना पड़ा, 4 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। तो ऐसे में जनता के प्रति जवाबदेही किसकी और क्यों नहीं हो? सत्ता पक्ष और विपक्षी सदन चल रहा है तो क्या इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार नहीं है? आज सीएम भजनलाल शर्मा ने इसी तरफ ध्यान उनका दिलाया कि आपके प्रदर्शन में एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जो जनता से जुड़ा हुआ हो, आपने एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जो सदन में उठाया हो। आप अतिवृष्टि का मुद्दा उठाते, आप पैकेज की बात करते, आप एक मुद्दा तो बता दीजिए। लेकिन लगातार आपने बाहर प्रदर्शन किया, अंदर सदन कार्रवाई को बाधित किया था। आज उन्होंने खरी खरी सुनाई, ये बड़ा चर्चा का विषय रहा। नुपुर जी बिल्कुल, साथ ही आज जिस तरह से विपक्ष के तेवर देखने को मिले और जासूसी कांड पर भी हंगामा होता रहा, उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए नुपुर, बिल्कुल जैसा कि लगातार हम एक तस्वीर देख रहे हैं कि विपक्ष ने इस बार एक रणनीति बनाई कि कैसे अलग अलग मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरेंगे। लेकिन आज कोई अलग से पहले तैयार मुद्दा नहीं था, आज मुद्दा बनाया उन्होंने 3rd आई को, यानी कि जो सदन में कैमरे लगाए गए उसको लेकर मुद्दा बनाया और बात बढ़ती गई, जासूसी तक बात पहुंची, फोन टेपिंग तक बात पहुंची, यहाँ तक कि आपने बीजेपी की पूर्व सीएम की निगरानी की बात कह दी, विपक्ष ने आरोप लगाए। इसको लेकर पहले बाहर आपने प्रदर्शन किया, इसके बाद सदन में आपने लगातार नारेबाजी की, सदन नहीं चला, 4 बार स्थगित करना पड़ा। मुद्दा क्या था नुपुर कि विपक्ष का यह आरोप है कि सदन के अंदर जो अलग से 2 कैमरे लगाए गए हैं उसका एक्सेस आखिर कहाँ है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि इससे हमारी निजता का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इस पर स्पीकर का ये कहना था कि सदन में आखिर ऐसा क्या है जिसमें निजता का उल्लंघन होगा। सदन पूरा जिसका पूरा लाइव प्रसारण यूट्यूब पर हो रहा है, सदन जिसको पूरा प्रदेश देख रहा है, तो सदन में ऐसा क्या हो सकता है जिसमें निजता का उल्लंघन हो। तो दोनों ही पक्षों के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा तूल पकड़ा कि सदन बार बार बाधित होता रहा। खैर, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आज सदन का अंतिम कार्य दिवस था।
विधेयक पारित कराए गए, जी हंगामे के बीच पारित कराए गए। लेकिन इस बीच नुपुर एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे और सच बेदर्द भी ये अपील करना चाहेगा दोनों पक्षों से, खासकर सत्ता पक्ष विपक्ष से, कि आप अपने मुद्दे उठाइए, आप सदन में चर्चा करिए, आपका हक है, लोकतंत्र आपको हक देता, लेकिन कम से कम सदन सुचारू रूप से चल सके ये दोनों पक्षों को मिलकर तय करना होगा। देखिए बहुत बड़ा कीमती समय होता है, एक एक दिन कीमती होता है नुपुर, और पूरी जनता इंतजार करती है, उम्मीद करती है कि आज सदन से कुछ ऐसा निकलेगा जो उनको राहत पहुंचाएगा। ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हर दिन जिस तरह से विधानसभा की जानकारी आपने बहुत ही बखूबी तरीके से सच बेधड़क के जरिए बताई है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का राष्ट्रीय अधिवेशन 11 और 12 सितंबर को जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन में देश के कोने कोने से 500 से भी ज्यादा पत्रकार शिरकत करने जा रहे हैं। 2 दिवसीय इस अधिवेशन में पत्रकारों की समस्याओं, अधिकारों और सुरक्षा संबंधी कानून पर मंथन होगा। साथ ही 28 अक्टूबर को होने वाले स्थापना दिवस की तैयारियों पर भी रणनीति बनाई जाएगी। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर और प्रदेश पदाधिकारियों ने बताया कि अधिवेशन पत्रकारों के मान सम्मान और गरिमा को बनाए रखने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मारवाड़ रियासत के पूर्व महाराजा गज सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई गणमान्य हस्तियां अपनी मौजूदगी से इस आयोजन की गरिमा को बढ़ाने वाले हैं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जोधपुर में आयोजित होने जा रहा है और देश भर के 16 विभिन्न राज्यों से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही राजस्थान प्रदेश के विभिन्न जिलों के 200 से भी अधिक प्रतिनिधि, जिसमें जिलाध्यक्ष, महासचिव, कार्यकारिणी के जो लोग हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। दिनांक 11 को प्रथम सत्र में महाराजा गज सिंह जी जोधपुर के साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और शाम को राजस्थान प्रदेश इकाई की बैठक होगी, जिसमें संगठन के विभिन्न मांगों को किस तरह क्रियान्वित किया जाए और उन मांगों के साथ साथ किस तरह की रूपरेखा तैयार की जाए कि संगठन का जो ढांचा है वो आगे तेजी से संगठन सक्रिय होकर के। और अब राजधानी यानी कि जयपुर से खबर, नेपाल हिंसा मामले में फंसे तकरीबन 400 से भी ज्यादा भारतीयों के रेस्क्यू के लिए केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों की सरकारों को वहां से फंसे नागरिकों की जानकारी जुटाने के बारे में अवगत करवाया है। और इसी क्रम में राजस्थान सरकार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। मामले को लेकर के सच बेधड़क संवाददाता राकेश दाधीच ने आईजी अनिल टाक से खास बातचीत की है। में सोशल मीडिया ऐप बंद करने के बाद उपजे विवाद के बाद भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें तमाम राज्य को निर्देशित किया है कि आप भी अपने स्तर पर हेल्पलाइन शुरू करें। राजस्थान पुलिस के द्वारा हेल्पलाइन शुरू की गई है जो नेपाल में फंसे हुए भारतीय हैं उनको निकालने के लिए। हमारे साथ है आईजी अनिल टाक, आइए उनसे जानते हैं सर किस तरह की हेल्पलाइन है और कैसे आपने व्यवस्था की है। हमने यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 3 अधिकारियों की हमने टीम बनाई है जो कि राउंड द क्लॉक उनके लिए हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किए हैं और जो सूचना हमारे को उस हेल्पलाइन के माध्यम से मिलेगी उसके आधार पर हम उनको समेकित करके और हमारे गृह विभाग राजस्थान सरकार को हम इसको प्रेषित करेंगे ताकि वो एमई जो भी हमारे विदेश के विभाग हैं वहाँ से संपर्क करके वहाँ जो हमारे भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं नेपाल में, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, चाहे आप किसी दूरदराज स्थान पे हो या के बॉर्डर एरिया में कहीं फंसे हुए हों, तो उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर जो हमारी इस शिकायत के माध्यम से जो प्राप्त होगी वो हम राजस्थान सरकार के गृह विभाग के माध्यम से भारतीय अपने सरकार को पहुँचाएंगे ताकि उनको यथोचित जो भी इनको आवश्यकता है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के है या किसी प्रकार के ट्रांसपोर्ट की उनकी आवश्यकता को लेकर के है, वो पूर्ण व्यवस्था के लिए हम इस प्रकार की तैयारी की है। हेल्पलाइन नंबर के अलावा भी स्थानीय पुलिस के द्वारा भी अगर वो हेल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं। भाई वर्तमान में जो विद्यमान जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर भी राजस्थान में भी हमारे जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनके माध्यम से भी वो अपनी बात हमारे तक पहुँचा सकते हैं और समस्त हमने जिला पुलिस अधीक्षक गणों को भी इस संदर्भ में निर्देशित किया है कि भाई आपके जिला स्तर पर भी इस प्रकार की सूचना आए तो वो हमारे को प्रेषित करें। इसके अलावा हमने जो कि अभी नेपाल के अंदर इस बार का जो भारतीय नागरिक है विशेषतः राजस्थान के जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं
उनसे भी हम जनता के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे कि वो हमारे समग्र सूचना, एक सही सटीक सूचना में जितनी प्राप्त होगी उतना ही जल्दी हम सुगम उनकी व्यवस्था कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ आईजी जो बता रहे थे कि जिस तरह से भी सूचना मिलेगी, जिन लोगों को वहाँ फंसने की जो इत्तला इनके पास आएगी, वो इत्तला जो राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को दी जाएगी। वहाँ से वो इत्तला फिर जो गृह मंत्रालय है भारत देश का, वहाँ जाएगी, वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। क्योंकि अभी पूरे प्रदेश से विभिन्न लोग फंसने की सूचना आई हुई है। भारत सरकार अब पूरी तरह से इसको सीरियस मानते हुए लगभग सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि जिन लोगों की सूचना अभी तक नहीं आई, उन लोगों की सूचना जुटाकर हमें दे। कैमरा पर्सन मालचंद के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर। और अब टोक्यो न्यारा से खबर, जहां पर उपखंड क्षेत्र के ईसरदा डैम पर हादसे में व्यक्ति की मौत का मामला देखने को मिला है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और मैं ज़ाब्ते पुलिस भी वहां पर मौजूद है। मुआवजे की मांग को लेकर के लोग वहां पर अड़े हुए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर बातचीत कर रहे हैं। ईसरदा डैम पर क्रैशर मशीन में आने से रामविलास कीर की मौत हुई थी। घटनास्थल पर भारी भीड़ मौजूद है। जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। फर्जी खेल प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी प्राप्त करने का यह मामला है। मामले में बर्खास्त महिला शिक्षक हेमलता गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। ताइक्वांडो फेडरेशन धनबाद के फर्जी खेल प्रमाण पत्रों से नौकरी लगी थी और फर्जी खेल प्रमाण पत्रों से शिक्षकों की नौकरी लगने पर एसओजी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर प्रारंभिक की नियुक्ति शाखा की मेल आईडी पर फर्जी सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई। फर्जी मेल सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कई अभ्यर्थियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षक की नौकरी प्राप्त की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दादी हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरह से एसओजी ने इस कार्रवाई का अंजाम दिया और कैसे इस बात का, इस पूरे घोटाले का खुलासा होता है? देखिए, फर्जी खेल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जो सूचना थी वो शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने एसओजी की टीम को दी थी। उसके बाद जरिया अनुसंधान हुआ। जो अभियुक्ता आज गिरफ्तार की गई है हेमलता गुर्जर, उनके जो पति है प्रद्युम्न सिंह, उनके खिलाफ भी ये मामला दर्ज हुआ था। दौरान पूछताछ कई चीजें निकल के आई थी, क्योंकि वो पूर्व में एक दलाल के साथ गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तारी होने के बाद जो एसओजी की टीम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए थी। आज जाकर जो बर्खास्त शिक्षक है हेमलता गुर्जर, उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इस मामले में कई लोगों के शामिल होने की आशंका एसओजी की टीम जता रही है। आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। पूरे मामले को लेकर एडीजी वीके सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ही रैकेट है। इस तरह से जो झारखंड में ये यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के जो प्रकरण है वो शामिल है। चूंकि अब गोपनीय जांच हो रही है, किन किन लोगों ने इस तरह से जो दस्तावेज हासिल किए और नौकरी में पदस्थापित हुए, ऐसे लोगों की सूची एसओजी बना रही है। आने वाले वक्त में कई गिरफ्तारी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल राकेश, साथ ही क्या अभी इनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है और शुरू हुई है, तो अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, आज जब गिरफ्तारी की गई थी हेमलता गुर्जर की, तो उसके बाद जो एसओजी के अधिकारी ने उनसे पूछताछ की कि किस तरह से ये जो फर्जी प्रमाण पत्र था वो पेश किया गया था। क्योंकि पूर्व में जो अभियुक्ता है उसके पति को भी गिरफ्तार किया था, उससे भी पूछताछ हुई थी। ये जो यूनिवर्सिटी का महासचिव है, उससे इन्होंने साठगांठ की थी। कितने रकम में ये प्रमाण पत्र बनाया, इसको लेकर अनुसंधान जारी है, क्योंकि कई लोग राजस्थान में इस तरह से शामिल थे। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लगातार इस तरह के प्रमाण पत्र बनाती। देखने वाली बात ही होगी कि पूछताछ में और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और कितना बड़ा ये रैकेट अब तक खेल चल रहा था, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घोटाले के चलते उन लोगों की नौकरियां जा रही है जो वाकई में डिजर्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जयपुर में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फर्जी खेल प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी का मामला देखने को मिला है और इसी के चलते महिला शिक्षक हेमलता गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अभी पुलिस के कब्जे में है और पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कहां कहां पर ये रैकेट क्या राजस्थान राज्य के अलावा भी दूसरी जगहों पर चल रहा था तो कितना बड़ा ये गड़बड़ झाला घोटाला था।